नमस्कार, मनी 9 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधार और इस खास प्रोग्राम में चर्चा महंगाई की। बीते एक हफ्ते में महंगाई के दो आंकड़े आए, एक खुदरा महंगाई का, एक थोक महंगाई का। दोनों आंकड़ों में बड़ा अंतर है। ये खाई जो है वो काफ़ी गहरी है। थोक महंगाई मतलब कि होलसेल मार्केट में जो महंगाई बढ़ती है, उनकी कीमतों पर जो असर आता है वो बताती है। और खुदरा महंगाई वो महंगाई जिससे हमारी और आपकी रोज़ मुठभेड़ कभी किसी ठेले पर, कभी किसी दुकान पर होती है। इस प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महंगाई की अंदरूनी समस्या क्या है, क्यों थोक महंगाई और खुदरा महंगाई में बहुत बड़ा अंतर है, क्या इसका असर है, आने वाले दिनों में महंगाई की क्या स्थिति है और दुनिया भर में इस समय महंगाई को लेकर दरअसल दुविधा है क्या। ये सारी बातें समझने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ अंशुमान जी हैं। अंशुमान जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हम दरअसल महंगाई के जो हाइलाइट्स हैं उनको जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खुदरा महंगाई की। खुदरा महंगाई दर, अगर आप नवंबर की बात करें, नवंबर में जो आंकड़े आए हैं उसमें खुदरा महंगाई दर 4.91% की है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले या पिछले महीने के मुकाबले, क्योंकि ये मंथ ऑन मंथ महंगाई है, पिछले महीने के मुकाबले जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो करीब 5% महंगी मिल रही हैं। ये महंगाई 3 महीने की ऊंचाई पर है। हाउसिंग, कपड़े, फुटवेयर, खाना पीना सब कुछ महंगा हो रहा है। ये महंगाई किसी एक चीज़ की वजह से नहीं, बल्कि हर तरह से बढ़ रही है। चारों तरफ से महंगाई के नाखून जो हैं वो नुकीले हो रहे हैं। ये महंगाई सरकार की ओर से ईंधन पर एक्साइज शुल्क घटाने के बाद भी बढ़ी है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि केवल पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है इसलिए महंगाई बढ़ती दिख रही है। सरकार ने आपको राहत दी, उसके बाद भी महंगाई बढ़ी है। बात करते हैं अब कोर इन्फ्लेशन की। खुदरा महंगाई में से जब हम खाद्य और ईंधन की महंगाई को निकाल देते हैं तो बचती है कोर इन्फ्लेशन। कोर महंगाई 6.21% पर है। कोर महंगाई 5 महीने की ऊंचाई पर है। यानी कि खुदरा महंगाई जब 3 महीने की ऊंचाई पर है तो कोर इन्फ्लेशन 5 महीने की ऊंचाई पर है। ये बात हुई खुदरा महंगाई की, रिटेल इन्फ्लेशन की, उपभोक्ता महंगाई की, हमारे आपके स्तर पर जो महंगाई है उसकी। अब बात करते हैं थोक महंगाई की। थोक महंगाई, जो थोक बाजारों की महंगाई है, अगर उसकी बात कीजिए तो वहां पर स्थिति ज्यादा खराब है। थोक महंगाई इस समय 14% से भी ऊपर है। 14.23% नंबर है। आधार वर्ष 2011-12 जब से किया गया, नई गणना जब से थोक महंगाई की शुरू हुई, उस समय से अब का ये स्तर जो है वो उच्चतम स्तर पर है। खाद्य, ईंधन, कमोडिटी, सब्जी सब कुछ महंगा हो रहा है, जो थोक महंगाई की आग को और ज्यादा भड़का रहा है। 8 महीने में सबसे ज्यादा महंगाई है और ये लगातार दहाई के अंक में, यानी कि 10% से ऊपर है। एक चीज जो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, थोक महंगाई की जो बढ़ने की इंटेंसिटी है, जो रफ्तार है, वो पिछले 30 वर्षों में सबसे ज्यादा है। जी हाँ, 30 वर्षों में कभी थोक महंगाई इतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी तेजी से अब बढ़ रही है। अब हमारे और आपके सामने 4 बड़े सवाल हैं जिन्हें हम इस कार्यक्रम में समझेंगे। तो वो पहला बड़ा सवाल ये है कि थोक महंगाई और खुदरा महंगाई में इतना अंतर क्यों है? एक 4%, एक 14%। अगर थोक बाजार में इतनी महंगी चीज है तो हमारे दरवाजे पर चीज सस्ती कैसे आ रही है? दूसरा सवाल, कोविड के बाद मांग घटी, ये हम देख रहे हैं। फोन नहीं बिक रहे हैं, कारों की वेटिंग है, फिर महंगाई बढ़ क्यों रही है? क्योंकि मांग आपूर्ति जब गड़बड़ होती है तभी महंगाई बढ़ती है ना। तो जब महंगाई है ही नहीं, तो ये मांग है ही नहीं, तो ये महंगाई बढ़ कैसे रही है? तीसरी बड़ी बात कि दुनिया भर में ये स्टैगफ्लेशन की दिक्कतें क्यों हैं? क्या चर्चा शुरू हो गई है कि स्टैगफ्लेशन होती क्या है? और क्या भारत समेत अमेरिका में, जापान में इस तरीके की कोई दिक्कत है? और चौथा बड़ा सवाल जो हम इस कार्यक्रम में समझेंगे वो है रुपए से लेकर। कमजोर होते रुपए का भी क्या कोई सीधा रिश्ता है महंगाई से? इन चारों सवालों पे सर हम आते हैं। सबसे पहला सवाल आप बताइए कि थोक महंगाई में और रिटेल महंगाई में इतनी बड़ी खाई क्यों है, इतना बड़ा अंतर क्यों है? शुभम, महंगाई अपने पूरे स्वरूप में पिछले 1-1.5 साल में और ज़्यादा जिद्दी और कॉम्प्लिकेटेड और जटिल हो गई है। और इसलिए महंगाई उस मौसम की तरह है जो हम महसूस करते हैं पर हमको तापमान के थर्मामीटर में थोड़ा दूसरा दिखाई देता है। तो जो महसूस किया जाने वाला तापमान है और जो सामने तापमान है उसमें फ़र्क होता है। वैसे महसूस होने वाली महंगाई ज़्यादा गहरी होती है और सरकारी आंकड़ों में जो महंगाई दिखती है वो उससे कम होती है। पहले हम तकनीकी चीज़ समझ लें, और वो तकनीकी नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है कि 2 पैमाने हैं। एक खुदरा महंगाई को नापने का पैमाना है, एक थोक महंगाई को नापने का पैमाना है। थोक और खुदरा महंगाई में जो डाइवर्जेंस है, जो फर्क है, ये भारत की पुरानी समस्या बनी हुई है। 2015-16 में भी हमने इसी तरीके का डाइवर्जेंस देखा था। इसे फर्क हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी खुदरा महंगाई है उसमें खाद्य उत्पादों का भार ज़्यादा है,
है। और इसलिए जब खाद्य उत्पादों की कीमतें कम होती दिखाई देती हैं तो खुदरा महंगाई हमें कम होती दिखती है। थोक महंगाई में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का, निर्मित उत्पादों का भार या वेट ज़्यादा है तो उनकी कीमत जब बढ़ती है तो ज़्यादा दिखाई देती है। व्यवहारिक रूप से ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर एक बहुत जिद्दी और जटिल महंगाई बनाती हैं। इस समय अगर हमको 4.69% की खुदरा महंगाई दिख रही है और वही थोक बाजार की महंगाई 15% के आसपास दिख रही है, तो फर्क सिर्फ इतना है कि खुदरा महंगाई में सब्जियों और फलों की कीमतें कम नजर आ रही हैं, व्यवहारिक जिंदगी में वो कीमतें ज़्यादा हैं, कम नहीं है, पर सरकार के आंकड़ों के संकलन में वो कम दिख रही हैं। दूसरी तरफ थोक महंगाई में सारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, सारी वो चीज़ें, ईंधन और बाकी चीज़ें, उनकी कीमतें बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। पर इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात समझना हमारे लिए और सबके लिए जरूरी है कि महंगाई में एक स्ट्रक्चरल चैलेंज आ गया है, एक ढांचागत समस्या आ गई है, जिसे हम थोक महंगाई और खुदरा महंगाई दोनों के संदर्भ में देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम खुदरा महंगाई में 3 ऐसी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं जिनकी महंगाई स्ट्रक्चरल हो गई, यानी ढांचे में बैठ गई है, यानी वो ऐसी बीमारी है जो अब कुछ हद तक बुनियादी हो गई है। हेल्थ, ईंधन और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की महंगाई थोक महंगाई के भीतर स्ट्रक्चरल महंगाई में बदल गई है, यानी माहौल में, परिस्थिति में, मांग में, आपूर्ति में सुधार के बावजूद इनकी कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी, इन्हें रोका नहीं जा सकता। और इसलिए जैसा आपने संकेत किया कि जब राज्यों ने वैट और एक्साइज ड्यूटी घटाई केंद्र सरकार ने, उसके बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का असर हमें महंगाई दर पर नहीं दिखाई दिया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि जो सप्लाई की शॉर्टेजेस हैं वो इस महंगाई की पूरी टेंडेंसी को, इस महंगाई की स्ट्रक्चरल महंगाई को अपनी तरह से ताकत दे रही हैं जो पहले से बनी हुई महंगाई की जो ट्रेजेक्ट्री है। महंगाई की एक अंतर्धारणा होती है शुभम, बाजार महंगाई को एक्सपेक्ट करता है हमेशा, और जब बाजार के धारणा में, विचार में या उत्पादन के और सर्विसेज के कंपनियों के ध्यान में यह आ जाए कि महंगाई बढ़ती रहेगी तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता और वो एक इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन आ जाती। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये कि जो सप्लाई की शॉर्टेज है उसे लोग लंबे समय तक के लिए आंक रहे हैं, जिससे सेमीकंडक्टर की डिमांड अगले साल जून तक ठीक नहीं होगी, कमोडिटीज की शॉर्टफॉल आने वाले समय तक रहने वाली है, ओमिक्रॉन के कारण आपूर्ति की दिक्कतें रहने वाली हैं। ये जो प्रॉब्लम है इसने महंगाई की संभावना को और ज़्यादा फ्यूल किया है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है जो हमें महंगाई के आंकड़ों को भीतर से देखने से समझ में आती है कि अब महंगाई की दर बेस इफेक्ट के असर से बाहर निकल चुकी है। ये बढ़ोतरी हमें बेस इफेक्ट वाली बढ़ोतरी नहीं दिखती कि पिछले साल महंगाई की दर तो मंथ ऑन मंथ आंकड़े हैं, तो अब हम उससे बाहर निकल आए हैं जहां पर बेस इफेक्ट का असर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये उत्तरोत्तर क्रमशः प्रतिमाह बढ़ने वाली महंगाई की परिस्थिति बनती दिखाई दे रही। ये बात तो हुई थोक महंगाई की और खुदरा महंगाई की। अब आते हैं थोक महंगाई के परिवार में प्रवेश करते हैं। वहां एक बड़ा अद्भुत और अभूतपूर्व काम हुआ है। वहां पर जैसे आपने कोर इन्फ्लेशन की बात की खुदरा महंगाई के संदर्भ में, वैसे ही थोक महंगाई के भीतर प्राइमरी आर्टिकल्स की इन्फ्लेशन होती है, वो डबल डिजिट में पहुंच गई है। वो 10-11% के आसपास है, एग्जैक्ट 10.3-4% के आसपास है नवंबर में, जो अक्टूबर में 5.2% थी। अभी जंप 2 गुने का है। 2 गुने। प्राइमरी आर्टिकल्स के भीतर वो सारे सामान आते हैं जिनसे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज बनते हैं, प्राथमिक उत्पाद बनते हैं, चाहे वो कृषि उत्पाद हो, चाहे वो कमोडिटीज हो या बाकी चीजें हो। और इन प्राइमरी आर्टिकल्स में शुभम फूड आर्टिकल्स की इन्फ्लेशन थोक महंगाई में 5% के आसपास आ गई है। यानी हमें ये दिखाई देता है कि ये जो फूड आर्टिकल्स की इन्फ्लेशन 5% है वो आगे चलकर खुदरा महंगाई के बाजार में ट्रांसफर होगी। और जब जिस सीपीआई में हम गिरावट अभी देख रहे हैं और जिसे हम मान रहे हैं कि वो आरबीआई के कंफर्ट लेवल के अंदर है, वहां ये थोक महंगाई में जो बढ़ी हुई कीमतें हैं फूड आर्टिकल्स की, वो खुदरा महंगाई में दिखना शुरू हो जाएंगी अगले 1 से 2 महीने के भीतर। बिल्कुल। अगर आप पिछले 1-1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते में आई खबरों पर भी गौर करें तो देखिए क्या क्या महंगा होता हमने अपने आसपास देखा। तेल, मंजन, साबुन, एफएमसीजी कंपनियों ने दाम बढ़ाए, हमने महंगे होते देखे। मोबाइल के रिचार्ज, शायद मुझे लगता है जिसने रिचार्ज कराया होगा उसे समझ में आ गया। कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने अपने सब्सक्रिप्शन के चार्ज बढ़ा दिए, वो हमने महंगाई बढ़ती देखी। बीमे महंगे हो सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इनकी महंगाई बढ़ सकती है। फुटवेयर, कपड़े, वो महंगे हो रहे हैं। सब्जियां 80 रुपये किलो टमाटर आपने भी खरीदे होंगे कुछ दिन पहले। तो ये सारी महंगाई वो महंगाई है जिसको हम अपने आसपास महसूस कर रहे हैं। आंकड़ों में वो नंबर 4, 5, 6 इसलिए है, उसके पीछे का गणित ये है, उसके पीछे का समीकरण ये है। दरअसल जो बास्केट होती है उसमें हर उत्पाद का, हर सेवा का अलग अलग वेटेज होता है। फूड का वेटेज ज़्यादा है तो अगर
फल सब्जियां महंगे होते हैं तो आपको महंगाई बढ़ती दिखती है, और चीज़ों का वेटेज कम है तो वो कम दिखती है। अब हम अगली गुत्थी समझते हैं अंशुमान जी से। सर, गांव और शहर का भी क्या कोई फर्क है महंगाई का? जैसे अलग अलग बास्केट होती है, गांव शहर की भी महंगाई अलग अलग नापी जाती है। गांव शहर की महंगाई में भी भारत में डाइवर्जेंस है, और ये पुरानी समस्या है कि जब हमारे पास कंज्यूमर प्राइस का इंडेक्स आता है तो वो हमें ग्रामीण महंगाई को अलग से दिखाता है, शहरी महंगाई को अलग से दिखाता है। कुछ आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं जो बताते हैं कि महंगाई का जो मौजूदा ढांचा है शुभम, वो शहरी उपभोक्ताओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। वहाँ वजह यह है कि अगर आप थोक मूल्यों को और खुदरा मूल्यों को, यानी फुटकर माल कीमतों को और थोक कीमतों को देखें, तो जिन चीज़ों से महंगाई बढ़कर आ रही है, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हों, या फ्यूल और लाइट इन्फ्लेशन हो, फुटवियर हो, टेक्सटाइल हो, इनकी खपत रूरल अर्बन मार्केट्स में, खासतौर से जो अर्बन मार्केट है जिसको हम रूरल अर्बन का मिला हुआ मार्केट कहते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा है। और यहाँ मैं महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देना ज़रूरी है पूरे WPI के ढांचे में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार होलसेल इंडेक्स का आंकड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए पढ़ना खुदरा महंगाई के बनिस्बत। और ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है कि इसमें वो सारी चीजें महंगी होती दिख रही हैं जो कुछ समय के बाद आपको खुदरा बाजार में भी महंगी होती दिखाई देंगी। सब्जियां खुदरा महंगाई में के आंकड़े में उनमें गिरावट दिखती है, पर थोक महंगाई में लगभग जो मेरे पास आंकड़ा है, वेजिटेबल इन्फ्लेशन अब 4% के आसपास आ गई है, 3.91% के पास आ गई है, जो कि अक्टूबर में नेगेटिव 19% थी, 18.94% नेगेटिव पे थी। अब आप उस बेस इफेक्ट को मिलाने के बाद अगर माने तो ये सब्जियों की कीमत लगभग 18 और 4 अगर आप मान लें तो 22% के आसपास बढ़ चुकी है। अब ये 22% की बढ़ी हुई कीमत आपको खुदरा महंगाई में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। तो जो शहरी उपभोक्ता हैं और जो शहरी और कस्बाई उपभोक्ता हैं, उन्हें और भी बहुत सारी सर्विसेज की इन्फ्लेशन का, टैक्सेशन इन्फ्लेशन का असर देखना पड़ता है। राइट। अगला सवाल सर जो मेरा है वो है रुपए की कमजोरी से। आपने बताया कि रुपए की कमजोरी का भी महंगाई के बाजार से सीधा रिश्ता है, ऐसा क्यों? रुपए का कमजोर होना हमें कैसे परेशान करता है? रुपया तकनीकी तौर पर, कमजोर रुपया हमारे निर्यातकों के लिए फायदेमंद होता है और कमजोर रुपया हमारे आयातों को महंगा करता है। रुपए में जो लगातार गिरावट आ रही, जिसकी और तकनीकी वजह है, हमने मनी 9 पर एक विस्तार से वीडियो किया है जिसमें हमने बताया है कि रुपया कमजोर हो रहा है और आपकी कौन कौन सी चीजें महंगी कर रहा है। पर रुपए की कमजोरी का असर भी हमें खुदरा और थोक महंगाई पर आने वाले 2-3 महीनों में दिखाई देने लगेगा, क्योंकि आज रुपए की कमजोरी भारत के आज के प्रमुख आयात, सबसे पहला आयात है पेट्रोल डीजल कच्चे तेल का, जो रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। तो या तो कंपनियां उसका घाटा उठाएंगी या सरकारों को टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। और अगर वो पेट्रोल डीजल की कीमतें चुनाव के कारण नहीं भी बढ़ती हैं, तो भी आने वाले समय में उनकी कीमतें बढ़ने की संभावना दिखाई देगी। पर आप मान लें कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें कंट्रोल कर सकती है, पर जो ATF है या पेट्रोल डीजल से, कच्चे तेल से मिलने वाले अन्य इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, केमिकल्स हैं, उनकी कीमतें तो बढ़ेंगी, क्योंकि उनकी आयात मूल्य रुपया कमजोर होने के कारण बढ़ने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, गोल्ड, ऐसी बहुत सारी चीजें जो विदेश से आयात करते हैं, और खासतौर से सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सप्लाई शॉर्टेज भी है। अभी हम सप्लाई क्रंच को फेस कर रहे हैं। तो एक तो चोट लगी थी एक पैर में और दूसरे पैर में दोबारा चोट लग गई कि एक तो सामान कम मिल रहा है तो सप्लाई शॉर्टेज के कारण एक महंगाई बनी हुई, और दूसरी तरफ रुपया भी कमजोर हो गया, यानी कि उसकी कीमत बढ़ने की और संभावना दिखाई दे रही। तो ये जो कर थोक मूल्यों के आंकड़े को और रुपए के आंकड़े को एक साथ रख के देखा जाए तो एक महंगाई की ट्रेजेक्ट्री बनती दिखती है। महंगाई बढ़ने की एक बड़ी अंतर्धारणा या संभावना बनती दिखाई देती है इन दोनों आंकड़ों से, जो ठीक बजट के पहले हमें हिट करेगी जनवरी-फरवरी के आसपास, जब हमें महंगाई की दर में बढ़ोतरी दिखाई देगी। बिल्कुल। तो यानी कि महंगाई से अगर परेशान है, हाल फिलहाल में जो चीज़ें जिनके रेट बढ़े हैं उनकी वजह से अगर आप परेशान हैं, उसकी मार से परेशान हैं, पीठ और मजबूत कर लीजिए, क्योंकि बजट के आसपास ये महंगाई और भड़कती दिखेगी। सर, आखिरी सवाल एक छोटा सा, स्टैगफ्लेशन की बातचीत शुरू हो गई है और पूरी दुनिया इस समय महंगाई से परेशान है। अमेरिका, जापान, यूरोप, जो लोग महंगाई का इंतजार कर रहे थे, जापान जैसे देश, वो भी अब इस महंगाई से परेशान है। तो दुनिया में ये स्टैगफ्लेशन जैसी बातें क्यों? क्या होता है ये स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि जब आपकी अर्थव्यवस्था में विकास दर गिर रही हो और महंगाई बढ़ रही हो, तो ये शब्द बनता है स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन को मिलाकर। स्टैग्नेशन का मतलब अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार या स्थिरता विकास दर में, और इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। स्टैगफ्लेशन की बात पूरी दुनिया में अचानक शुरू हो गई। उसकी 2 बड़ी वजह है कि पूरी दुनिया की आर्थिक विकास दर में अगले साल वो तेज रफ्तार नहीं दिखाई देने की उम्मीद है जो इस साल दिखाई दी थी, क्योंकि इस साल हमने पेंटअप डिमांड देखी,
एक साल अर्थव्यवस्थाएं बंद रहीं, डिमांड टूट चुकी थी, जो डिमांड वापस लौटी। अब अगले साल एक नई नॉर्मल सिचुएशन आएगी जिसमें मांग और खपत की जो वास्तविक स्थिति है वो स्थापित होगी। और अगर इसे आप ध्यान से शुभम देखें तो आरबीआई ने अपना जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अनुमान जारी किया, उसमें भारत की अगली 2 तिमाहियों के लिए विकास दर का अनुमान थोड़ा सा कम कर दिया है। कल एडीबी ने जो अनुमान जारी किया उसमें भी भारत की अगली आर्थिक वित्त वर्ष के लिए बढ़ोतरी की, जीडीपी बढ़ोतरी के अनुमान को कम कर दिया है। पूरी दुनिया में माना जा रहा है कि अगले साल ग्रोथ स्लो रहेगी और ग्रोथ की रफ्तार उतनी ज़्यादा तेज नहीं रहेगी। जबकि दूसरी तरफ महंगाई दुनिया के हर बाजार में है, कहीं वो ईंधन की वजह से है, कहीं वो सरकारी नीतियों के मिसबैलेंस के वजह से है, कहीं वो सप्लाई शॉर्टेजेस की वजह से है, जैसे कि चीन से की महंगाई सप्लाई शॉर्टेजेस की वजह से अमेरिका तक तैर कर अमेरिका और ब्रिटेन के बाज़ारों तक पहुँच गई है। वहाँ क्रिसमस की खरीदारी महंगी हो गई है। कई जगह वो गैस की प्राइसेस महंगे होने के कारण है। तो ये परिस्थिति आने वाले समय में दुनिया के देशों में बनती दिखाई दे रही है, जहाँ एक छोटा सा पीरियड स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन का आएगा, जो स्टैगफ्लेशन के तौर पर हमारे सामने आएगा। और इसमें इससे ऊपर करेला और नीम चढ़ा ये कि फेडरल रिजर्व की तरफ लोग निगाह लगाकर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि वो दुनिया को कब बताता है कि ब्याज दरें बढ़ाने का दौर शुरू होगा। और जैसे ही अमेरिकन फेडरल रिजर्व अपना अगला प्लान डिक्लेयर करेगा ब्याज दरें बढ़ाने का, उसका असर फिर हमें दुनिया के सारे बाजारों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और महंगाई के हिसाब से मौद्रिक पॉलिसीज़ को या मॉनेटरी पॉलिसीज़ को एडजस्ट करने के रूप में सामने आएगा। तो बिल्कुल ये हमने 4 बड़े सवाल थे, अंशुमान जी से समझे कि महंगाई के दरअसल जड़ में है क्या। एक चीज़ याद जो आई, जो मुझे आपको जाते जाते बता दूं कि हमने एक मनी कॉमिक्स बनाते हैं हर सैटरडे को 11 बजे, वो मनी कॉमिक्स आती है। इस सैटरडे को जो 11 बजे मनी कॉमिक्स आई थी वो दरअसल इन्फ्लेशन से ही जुड़ी थी। वो ये बताती है मनी कॉमिक्स, उसमें गुल्लू गुप्ता जी को ये समझा रहे हैं कि ये महंगाई जो सरकार के आंकड़ों में दिखती है और जो आपको महसूस होती है, इसमें अंतर क्यों है। ये मनी कॉमिक्स आप जरूर देखिए। और अंशुमान जी के साथ हम फिर किसी मुद्दे पर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।